सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, ये अपना वेरी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, जिसके हम लोग टोटल जितने भी 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट हमने खत्म कर लिया है। सभी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पे हमने 2020 से लेकर 2023 तक के एवरी सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिस्कस किया है। सबसे पहले इस सेशन को सॉल्व करने से पहले आप ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है ना रे ऑप्टिक्स का, आप इसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट मार के आप इसे बच्चा टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए, तब जाके आपका है ना एक सिग्निफिकेंट आपको इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और जो सवाल नहीं होता है उसका फिर आप यहां पे आके सोल्यूशन देख सकते हैं। सर ये पीडीएफ हमें कहां से मिलेगा? तो बच्चा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज योर एडुनिटी एमजी में आपको ये मिल जाने वाला है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, सिर्फ 2023 ही क्यों? आप बच्चा यहां पे रे ऑप्टिक्स के 2020 के सारे सवाल, या फिर आप 2021 के सारे सवाल, 2022 के जून और जुलाई के सारे सवाल, और 2023 जनवरी अटेम्प्ट के सारे सवाल, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रे ऑप्टिक्स के अलावा सभी चैप्टर्स है। मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग एवरी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है ना, जो आर्ट है, वो इंप्रूव हो जाए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें तो आपका 2023 अप्रैल में फिजिक्स यकीनन आपको काफी आसान थी, लेकिन इन सब का बदला अगर एनटीए ने लिया है तो वो रे ऑप्टिक्स चैप्टर में से लिया है। कुछ सवाल आपको रे ऑप्टिक्स में आज यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। इक्का दुक्का का कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस है, एंड द कॉन्सेप्ट अप्लाइड इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। कुछ सवाल आपको आसान भी दिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड में मिलेंगे, जैसे कि ये वाला सवाल है। सवाल आपको ये पूछा गया 6-1 यानी कि 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में, a monochromatic light wave with wavelength lambda1 and frequency mu1 in air enters another medium. If the angle of incidence and angle of refraction at the interface are 45 and 30, तो अगर हम सवाल को सही तरीके से पढ़े तो हमको समझ में आ रहा है कि रे आपको इस प्रकार से दूसरे मीडियम में एंटर करने का प्रयास कर रही है, और वो इस प्रकार से रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दे रखा है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको दे रखा है 30 डिग्रीज। इस मीडियम में इसका जो वेवलेंथ है वो λ1 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको μ1 है, और यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ है वो λ2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी μ2 है। हमसे λ1, λ2 और μ1, μ2 में रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट वाला बात होता है कि जब आपको रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं आता है, यानी कि μ1 और μ2 तो बराबर ही होगा। यानी कि सर ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, और ये वाला ऑप्शन जहां पे फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर नहीं दिखाया है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये और ये में से कोई एक होना चाहिए। तो λ1 λ2 में सर क्या संबंध है? ध्यान से देखिए। कई बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है, इवन हमारे डिवीजन वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं भी याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भैया इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और इस वाले का n2 होगा। तो आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ तो लगा सकते थे। तो भैया स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ कहता है n1 इंटू साइन 45, यानी कि n1 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, दैट इज योर 1/2। अगर हम ध्यान से देखें तो √2 इस 2 को कट करेगा तो यहां पे एक √2 बचेगा। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट, इज इक्वल टू n2 क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय योर 1/√2। तो सर सी से सी अपना खत्म हो गया है। सर v1 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? दैट इज योर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी तो दोनों मीडियम में सेम ही था, तो सर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी मर गया, तो सर यहाँ से λ2 की वैल्यू आती है λ1 डिवाइडेड बाई √2, जो अपने को इस वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आपको कैलकुलेशन मतलब कॉन्सेप्ट भी है और कैलकुलेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा है ना, है आपको यहाँ पे, है ना। अ पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन स्विमिंग पूल, राइट।
तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है और एक पोल है जो कि सबमर्ज्ड है, मतलब कंप्लीटली इसके अंदर नहीं है, सबमर्ज्ड है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। ये रहा आपका पोल, बढ़िया है सर, अच्छा। such that it gives a length of shadow 2.51 meter within the water when a sunlight is incident at an angle of 30 degrees with the surface of water। सर शैडो कैसे बनता है? शैडो अगर आप एयर में मतलब नॉर्मली अगर आप बात करो, ये आपका सपोज कीजिए जमीन की सरफेस है, अगर सन रेज इस डायरेक्शन में आ रही है तो आप सन रेज को है ना इस प्रकार से बनाते हो। ये जो आपका रॉड है इसके टिप से आप सनरेज को ऐसे पास करवाते हो और ये जो दूरी आपको होगी यही बेसिकली आपको शैडो लेंथ होगा उस रॉड का, ठीक है। अब इसी बात को अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन यहां पे सर पानी आ जाता है। आपसे प्रश्न में क्या बोला? आपसे प्रश्न में बोला कि आपका जो रे है वो 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है। 30 डिग्री विथ व्हाट? 30 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल बना दे, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बना दे तो सर ये एंगल 30 डिग्री हमको सवाल में दे रखा है, विच मीन्स दिस एंगल इज योर 60 डिग्री। ये आपको रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ पे आ रही है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रे आपको रिफ्रैक्ट होने वाली है, रे आपको रिफ्रैक्ट होगी। थोड़ा सा मीडियम को और राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। रे आपको जनाब यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई यहाँ तक पहुंची। इसका मतलब आपको जो ये शैडो लेंथ है ना वो ये वाली लेंथ है इस बार, दिस इज द शैडो लेंथ, राइट। अच्छा तो एक काम कीजिए, इसको एक पतली लाइन से हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर ये वाली लेंथ शैडो लेंथ है जो कि हमें सवाल में दे रखा है कि 2.15 मीटर जो है, यहां से लेके यहां तक जनाब 2.15 मीटर अपने को दे रखा है। अगर तुम ध्यान से देखो यहां से हम एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉर्मली तो है ये। अच्छा सर ये एंगल कितना है? क्या ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को यहाँ पे दे रखा है जनाब 4/3। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमको ये एंगल पता चलेगा ना। इस एंगल को अगर हमने थीटा बोला है तो लगाओ यहाँ पे स्नेल्स लॉ, n1 इंटू साइन ऑफ 60 यानी कि सर √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज योर 4/3। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो सर अपने को साइन थीटा जो निकल के आ रहा है दैट इज योर 3√3 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा ये पता चला। अब देखिएगा, इफ स्विमिंग पूल इज फिल्ड टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स, तो अपने को ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट अपने को दे रखी है जनाब 1.5 मीटर्स। देन द हाइट ऑफ पोल अबव द वाटर सरफेस इज हाउ मच? ये वाली हाइट कितनी है हमसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न में, और सेंटीमीटर्स में पूछा है हमसे आंसर, ठीक है। अच्छा सर ये वाली कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ पे इसको ए बोले, इसको बी बोल दे, इसको सी बोल दे, तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम tan 30 डिग्री लगाए तो हमको ए बी मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको बी सी भी तो चाहिए। तो हमने अपना टारगेट सेट किया ना कि हमें सर बी सी पता करके दो। अब देखिए, अच्छा इसको एक काम करो, ए बी सी डी ई एफ, अगर तुम ध्यान से देखो जो लेंथ बी सी की है वही लेंथ डी ई की है। तो सर अगर आपको बी सी चाहिए तो डी पता करो, और डी पता करने के लिए पहले ई एफ पता करो। ई एफ हम पता कर सकते हैं, ई एफ हम पता कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा भैया, ये 1.5 मीटर बोले तो सर ये वाली हाइट 1.5 मीटर है, विच मीन्स अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगा दे, अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगा दे तो हमको ये मिलेगा परपेंडिकुलर, यानी कि ई एफ अपॉन बेस जो कि आपको 1.5 है। यानी कि सर ई एफ जो है दैट इज योर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। सर साइन थीटा अपने को पता है तो tan थीटा नहीं निकाल सकते। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जहां पे ये आपका थीटा है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये 8 है, ये 3√3 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 27, यानी कि सर √37। तो सर tan थीटा कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी कि सर 3√3 डिवाइडेड बाय योर √37। तो ये सर EF हुआ। EF पता चला मतलब आपको DE पता चल गया। दिस DE इज इक्वल टू 2.15 माइनस EF। 3 into 1.5 is 4.5, right? This is your √3 divided by your √37। सर अगर DE पता चल गया तो यही तो आपको सर BC के बराबर है, यही तो सर BC के बराबर है। और अगर BC पता चल गया तो tan 30 डिग्री लगाओ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, जो हमें चाहिए यहाँ पे AB ही तो हमसे पूछा है, AB ही तो हमसे पूछा है, डिवाइडेड बाय योर BC। यानी कि सर अगर हम बात करें AB की तो AB इज इक्वल टू BC इंटू tan 30। BC की वैल्यू इतनी है तो यहां पे लिखो 2.15 माइनस 4.5 √3 डिवाइडेड बाई √37 मल्टीप्लाइड बाई योर tan 30 डिग्री, दैट इज योर 1/√3। So this becomes your 2.15 by √3. So 2.15 by √3 minus 4.5 divided by √37। इससे ज्यादा अब आप सिंप्लीफाई क्या ही कर लोगे। ये आपको जो भी निकल के आया ये जनाब आ रहा है मीटर्स में, ये आ रहा है आपको बच्चा मीटर्स में। इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हटाओ यहां से, इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है AB इज इक्वल टू, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 215 हो जाएगा, 215 डिवाइडेड बाई √3 आपको होगा 1.73 माइनस ये आपको हो जाएगा 450। और देखिए यह इंटीजर है यानी कि आपको जो भी आंसर लाना पड़ेगा डेसिमल में आएगा, आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो आपको प्रिसाइज डेसिमल के बाद जो भी प्लेसेस है आपको प्रिसाइज चाहिए होगा। तो सर √37 का वैल्यू कितना होगा? हमने अपने YouTube वीडियो पे ऑलरेडी रूट निकालने का ट्रिक बताया है जिससे आपको वेरी वेरी प्रिसाइज रूट निकल के आता है। आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, राइट? सिंपली सर्च ऑन YouTube स्क्वायर रूट ट्रिक बाय एडुनिटी, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है? आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आपको रफली √37 है ना, तो उस ट्रिक में आपने क्या करते थे 6 + 37/6/2 इस प्रकार से करते थे। ये ट्रिक क्या है डिटेल में आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको √37 का एग्जैक्ट रूट आपको निकल के आ जाने वाला है, विच इन माई बिलीव ये आपको रफली 6.08 के आसपास निकल के आता है, 6.08 के आसपास निकल के आएगा। अब देखिए इससे ज्यादा तो हमने आपको रूट भी एग्जैक्ट निकाल के दे दिया। अब आपको है ना इसको अच्छे से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको 50.0 समथिंग निकल के आएगा, यानी कि आपको जो आंसर होगा वो राउंड ऑफ करने पे 50 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर इसका लिखेंगे 50। तो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लग रहा है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्होंने गंदी कर दी है। सिंपल कर देते कैलकुलेशन, यानी कि अच्छे से कैंसिल हो रहा हो वैसा कोई डेटा देते तो और मजा आता सवाल में, राइट? चलिए एनीवेज 6-2। अब ये सवाल भी आपको थोड़ा सा ठीक ही है ना, इसके अंदर आपको रे ऑप्टिक्स भी है प्लस एरर का भी फंडा इस्तेमाल हो रहा है। A 2 meter long scale with a least count of 0.02 centimeter is used to measure the location of objects on an optical bench. So basically क्या है, आपके पास इस प्रकार से ऑप्टिकल बेंच है एंड आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास लेंस है। लेंस को हम लोग एक वर्टिकल लाइन से ही सिर्फ दिखा देते हैं। आपके पास लेंस है और आपके पास इमेज की लोकेशन है। ठीक बात है सर, आपके पास इमेज की लोकेशन है। When measuring the focal length of the convex lens, the object pin and the convex lens are placed at 80 centimeter mark and 1 meter mark. देखिए मार्क का मतलब क्या है, यहाँ से आपका ऑप्टिकल बेंच का मान लीजिए 0 स्केल शुरू हो रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि 0 से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी आपको दे रखा है, यहाँ से लेंस की दूरी आपको दे रखा है, और यहाँ से इमेज की दूरी आपको दे रखा है सवाल में कि आपने मेजर किया तो ये आपको 80 सेंटीमीटर है। दिस फेलो इज हाउ मच, 1 मीटर मार्क, यानी कि सर ये आपको 100 सेंटीमीटर पे था और इमेज आपको 180 सेंटीमीटर के मार्क पे है। अब मेरी बात को समझिएगा, आप ये सब मेजरमेंट एक ऐसे ऑप्टिकल बेंच पे कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट इतना है। तो जब आप रीडिंग लिखते हो ना तो उसे प्रॉपर नोटेशन में लिखना चाहिए, दैट इज योर 80 प्लस माइनस जो भी आपका यहाँ पे लीस्ट काउंट है, क्योंकि यही आप
पॉसिबल एरर उसमें कर सकते हो उसको रीड करते वक्त। यहाँ पे भी 100 प्लस माइनस ऐसे ही लिखना चाहिए अपने को। दिस इज ऑल्सो योर 100 प्लस माइनस √2 एंड दिस फेलो इज योर 180 प्लस माइनस 0.2। ठीक बात है सर। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका लेंस, ये आपका इमेज। बढ़िया है सर। अब देखिए सर, ऑब्जेक्ट जब आप 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे u और v क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। सर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ये ना होता है जी, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है। दिस इज u, दिस इज v। तो सर u कितना है? सर u कितना है? सर u इज नथिंग बट दिस फेलो माइनस दिस फेलो, दैट इज योर 100 प्लस माइनस 0.2 माइनस 80 प्लस माइनस योर 0.2। देखिए 100 माइनस 80 तो 20 हो जाएगा, लेकिन आपको जब इस एरर को सब्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ करते हो ना, तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एरर आपका रहा होगा प्लस 0.2 का और यहाँ पे एरर रहा होगा माइनस 0.2 का, तो उस केस में जब आप माइनस कर रहे होते हो तो आपको प्लस 0.4 आता। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका एरर मान लीजिए माइनस 0.2 था और यहाँ पे एरर है प्लस 0.2, तो उस केस में आपका एरर माइनस 0.4 होगा। तो यहाँ पे आपका जो पॉसिबल एरर्स है प्लस माइनस 0.4 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज योर दिस, ये वाला चीज माइनस ये वाला चीज, तब ना आपको ये वाली चीज निकल के आएगी। तो सर दिस माइनस दिस करोगे तो आपको दिख रहा है 180 माइनस 100, दैट इज योर 80 प्लस माइनस 0.4। तो इसी बात का आपने को बस ध्यान रखना था। अब तो क्या ही बात है आपके पास यहाँ पे और इस प्रकार का चीज हमने अभी रिसेंटली हमने जब यूनिट्स एंड डिमेंशन का एक वीडियो बनाया था अप्रैल अटेम्प्ट का सॉल्यूशन का, तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस को लेके ऐसा ही फॉर्मूला था। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। आप यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको आएगा माइनस डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो दिस इज योर डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर। लेकिन क्या है ना, ठीक है कोई भी साइन आपको आता है आने दो, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को देखना है। तो यहाँ पे एक प्लस हो यहाँ पे माइनस है ऐसा नहीं, सब कुछ फिर प्लस ही कर दो। सो दिस बिकम्स योर, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को देखना होता है। डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा v बाई वी स्क्वायर प्लस योर डेल्टा u बाई यू स्क्वायर। हमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ फोकल लेंथ। परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा f बाई एफ इंटू 100। दिस इज समथिंग वी नीड टू कैलकुलेट। इसका मतलब सर यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा f है ये क्या है? ये तो एफ स्क्वायर है ना, यहाँ से एक एक्स्ट्रा f को हटाइए और उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए और इस पूरे चीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके मेरा परसेंटेज एरर आएगा फोकल लेंथ में। अच्छा है सर। सर डेल्टा v हमको पता है 0.4, v पता है 80, डेल्टा u पता है, u पता है। सर f नहीं पता है, तो f निकालो। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले f तो निकाल लो। आपके पास v 80 है, u आपके पास 20 है। ठीक है, तो चलिए इस f को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पे जगह तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ से हल्का सा छुपा देते हैं। सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर इज 1/f इज इक्वल टू 1/v। देखिए लेंस के रेस्पेक्ट में इमेज आपको राइट साइड में है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस 1/u। लेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है और क्या है u की दूरी 20, तो माइनस 20 पुट करेंगे तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एक काम करो, इसको प्लस ही लिखो, प्लस 1/20 इज इक्वल टू दिस इज योर 80/4, यानी कि सर फोकल लेंथ कितना निकल के आ रहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक बात है सर, 5/18 16 सेंटीमीटर। तो सर फोकल लेंथ अपने को निकल आया। अब यहाँ पे पुट करो। सो सर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 100 इंटू एफ की वैल्यू 16, डेल्टा वी यानी कि 0.4 डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर बोले तो 80 का स्क्वायर यानी कि सर 6400 प्लस 0.4, यू का स्क्वायर बोले तो सर 400। बढ़िया है। तो सर ये 100 इस वाले 100 को कैंसिल आउट कर देगा। सर एक काम करो, हम तो कह रहे हैं 16 को अंदर ब्रैकेट में ना मल्टीप्लाई कर डालो, राइट? तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 डिवाइडेड बाई 4 आएगा प्लस
0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा. सो दिस बिकम्स योर 0.1 एंड दिस बिकम्स योर 1.6, यानी कि सर ये आपको हो रहा है 1.7%. एंड यस, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3. सो 3 का थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो आप देख सकते हैं ये भी आपको बढ़िया सवाल है ना. चलिए, ये आपको theoretical based क्वेश्चन है थोड़ा सा. इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अ सेकेंडरी मिरर इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस. तो अगर आपने एनसीईआरटी को देखा भी है तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, जहां पे सेकेंडरी मिरर, अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपका आईपीस है, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर चीजों को देख रहा है. तो भैया रे यहाँ पे आपको फॉल करी और ये है, तो ये आपका बेसिकली टेलीस्कोप का अंदर वाला हिस्सा है. अगर आप यहां पे एक सेकेंडरी मिरर नहीं लगाओगे तो रे कन्वर्ज करके यहां पे आती, तो आईपीस को, यानी कि ऑब्जर्वर को टेलीस्कोप के अंदर आना पड़ेगा. तो वो कैसे आ पाएगा बेचारा. तो आईपीस को तो बाहर होना चाहिए, टेलीस्कोप के बाहर होना चाहिए. उसके लिए आपने यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर लगाया ताकि यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस से ऐसा ऐसा करके आईपीस तक पहुंच जाए. सो पर्पस क्या है, आईपीस को टेलीस्कोप के बाहर लेके जाना. मूव द आईपीस आउटसाइड द टेलीस्कोपिक ट्यूब. ठीक है एकदम. चलिए, तो आपको कारण भी समझा दिया है और बड़ा ही कन्विंसिंग कारण है, ऐसा कोई आलतू फालतू कारण तो था नहीं. 2 वर्टिकल पैरेलल मिरर्स A and B are separated by 10 centimeter. A point object O is placed at a distance of 2 centimeter from mirror A. ये आपको ऑब्जेक्ट है, ये 2 सेंटीमीटर दूर प्लेस्ड है. द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड मिरर A फ्रॉम द मिरर A इज डैश सेंटीमीटर. देखिए, एक तो इसका नॉर्मल तरीका है, एक इसका शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका है. तो आपको हम दोनों ही तरीका यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना. हालांकि जगह चाहिए इसको समझाने के लिए थोड़ा सा, बट लेट अस सी. एक काम करते हैं, इस डायग्राम को छुपा देते हैं. जब अपने को डायग्राम याद हो ही गया है कि क्या होने वाला है, तो आपके पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे आपके पास एक प्लेन मिरर है, और थोड़ा सा है ना यहाँ पे बच्चा एक एक्सिस भी बना लो इस प्रकार से. ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा माहौल भी बना लिया है. बढ़िया है सर. दोनों मिरर आपका प्लेन है, ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में है, एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं है, लेफ्ट वाले मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे था. तो ये जनाब आपके रहे ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस फेलो इज योर 2 सेंटीमीटर, दिस फेलो इज योर 8 सेंटीमीटर. क्लियर एकदम यहां तक सर. अच्छा, ये वाली चीज टोटल 10 सेंटीमीटर थी, मिरर ए और मिरर बी. अब देखिए, जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो अगर तुम ओ से रे को सिर्फ पहले ए वाले मिरर पे टकराते तो यहां से एक रे टकराती, इस मिरर पे जाती, राइट. तो इस रे को अगर तुम बैक ट्रेस करते तो ये आपको पहला इमेज बन जाता मिरर ए के पीछे. ऑब्जेक्ट मिरर से 2 सेंटीमीटर आगे है, तो ये जो पहली इमेज बनती वो मिरर के 2 सेंटीमीटर पीछे ही बनती. लेकिन हमसे पहला नियरेस्ट तो पूछा नहीं, हमसे दूसरा नियरेस्ट पूछा. फिर क्या होगा, फिर से यहां पे एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से जनाब यहां पे आपको एक रिफ्लेक्शन हुआ इस प्रकार से. सही बात है. तो देखिए, इस बी वाले मिरर को तो लग रहा है ना कि रे जो है आपको I1 से आ रही है. इस बी वाले मिरर को क्या लग रहा है कि रे आपको यहां से यहां तक आ रही है. तो इस बी वाले के लिए I1 ऑब्जेक्ट है. तो अगर I1 मिरर बी के लिए ऑब्जेक्ट है तो I1 के वजह से जो बी के पीछे इमेज बना होगा वो कहां बना होगा, वो कहां बना होगा. I1 की दूरी मिरर बी से कितनी है, 2 + 10, 12 सेंटीमीटर. तो यहां पे पीछे 12 सेंटीमीटर पीछे यहां पे एक इमेज बनी होगी. समझ रहे हो. ये इमेज लेकिन बना है बी के पीछे. अब देखिएगा, मिरर ए को लग रहा है कि ये वाली जो रे है ना ये I2 से आ रही है. तो मिरर ए के लिए I2 अब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. I2 की दूरी मिरर ए से कितनी है, 12 + 10, 22 सेंटीमीटर. 22 सेंटीमीटर, समझ रहे हो मेरी बात को. तो आपको 22 सेंटीमीटर दूर इमेज बना मिरर ए के पीछे. यहां पे आपको एक और इमेज बना, I3 इमेज, और इसकी दूरी 22 सेंटीमीटर थी. तो क्या सर यही आंसर है? नहीं. क्यों सर? हो सकता है कि ये नियरेस्ट ना हो. चेक करते हैं. ओ से आपने सबसे पहले लेफ्ट में रिफ्लेक्शन लिया, सर ओ से राइट में भी तो एक रिफ्लेक्शन ले सकते थे.
राइट में अगर रिफ्लेक्शन लेते, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ओ से राइट में रिफ्लेक्शन लेते तो ओ बी वाले मिरर के सामने 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर पीछे आपको यहां पे एक इमेज बनता। दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। बढ़िया है सर, ये आपको एक इमेज बनता लेटर से I4। अब मिरर ए को ये जो ग्रीन वाली रे है, लगेगा ना मिरर ए को कि ये ग्रीन वाली रे आपको बेसिकली यहां I4 से आ रही है। सो I4 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर ए। अब I4 की दूरी मिरर ए से कितनी है? 8 सेंटीमीटर प्लस 10, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो भैया जब ये यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा इस प्रकार से, इसको अगर आप पीछे खींचे होंगे तो यहां पे आपको एक और इमेज बना होगा जिसकी दूरी भी मिरर ए से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दिस फेलो शुड बी योर 18 सेंटीमीटर। सर इसका मतलब ये हुआ कि मिरर ए के पीछे पहला इमेज जो बना था वो 2 सेंटीमीटर पे, एक और इमेज बना 18 सेंटीमीटर पे, एक और इमेज बना 22 सेंटीमीटर पे। हालांकि इसके बाद तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा, लेकिन सेकंड नियरेस्ट कौन है? 18 सेंटीमीटर। ठीक बात है। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल तरीका रिफ्लेक्शन करा करा के। शॉर्ट ट्रिक तरीका क्या है कि आपका जब दो प्लेन मिरर इस प्रकार से हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट? तो मिरर ए, मिरर बी, मिरर ए के लेफ्ट साइड में सबसे पहला इमेज तो 2 सेंटीमीटर पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर है तो पहला इमेज 2 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। मिरर बी की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट मिरर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो पहला इमेज 8 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो पहला इमेज बना लो। इसके बाद खाली क्रिस क्रॉस करते चलो। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस? क्रिस क्रॉस में क्या करना, मिरर का जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर है वो ऐड करते चलना। 2 + 10 12, 8 + 10 18। फिर क्रिस क्रॉस करो, फिर क्रिस क्रॉस करो, मिरर का जो सेपरेशन है वो ऐड करते चलो। 18 + 10 28, 12 + 10 22। क्या आपको दिख रहा है कि मिरर ए के पीछे पहला इमेज 2 सेंटीमीटर पे, दूसरा इमेज 18 सेंटीमीटर पे, तीसरा इमेज 22 सेंटीमीटर पे, जैसा कि हमने यहां पे लंबे तरीके से सॉल्व किया। मिरर बी के पीछे पहला इमेज 8 सेंटीमीटर पे, दूसरा इमेज 12 पे, तीसरा 28 पे। तो 8 और 12 तो हमने सॉल्व कर लिया था, 28 भी कर लेते अगर आप इस हरे वाले को दोबारा से रिफ्लेक्ट करते तो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ट्रिक वाला तरीका हो गया है और ये आपको नॉर्मल वाला तरीका है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Two transparent media having refractive indices 1 and 1.5 are separated by a spherical refracting surface of radius of curvature 30 cm. The center of curvature of surface is towards the denser medium. Denser medium, अच्छा तो सर कुछ इस प्रकार का माहौल होगा और हमने कर्वेचर कुछ इस प्रकार का बनाया है कि इस कर्वेचर का सेंटर राइट साइड है, तो राइट साइड आपको डेंसर मीडियम होना चाहिए। 1.5 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और सर यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज योर 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है पोल से, सो दिस फेलो इज योर 15 सेंटीमीटर। हमसे इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है सरफेस से, सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज योर n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। साइन को ठीक से पुट करना, n2 कितना है 1.5, तो 1.5 by v माइनस n1 1 है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे इक्वल्स टू n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस पुट करोगे क्योंकि सेंटर राइट साइड में है तो ये आपने प्लस 30 सेंटीमीटर पुट किया है। दिस इज योर 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 0.5 का मतलब हो गया है 1/60, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो राइट साइड जाके -1/15 होगा। सो दिस बिकम्स योर हाउ मच 60, तो ये 1 हो गया है, ये आपको 4 हो जाएगा। तो सर 1.5 बाई वी इज इक्वल टू -3/60, यानी कि सर -1/20। सो v इज इक्वल टू हाउ मच -30 सेंटीमीटर। देखिए नेगेटिव का मतलब है कि इमेज लेफ्ट साइड बना है, हालांकि हमसे सवाल में डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस तो हम
30 सेंटीमीटर ही रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अपना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो आपके पास यहां पे एक प्लेन मिरर है, और अब ये सवाल भी देखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सवाल सब आपको एकदम ही डायरेक्ट दे दिया, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसा सवाल रे ऑप्टिक्स में तो एटलीस्ट इन्होंने दिया था। तो सर ये आपके पास प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी प्लेन मिरर से 12 सेंटीमीटर है, यानी कि सर 12 सेंटीमीटर पीछे ही आपको इसका इमेज भी बना होगा। ये भी तो तय है, 12 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा जहां पे आपका इमेज बना होगा। ठीक बात है। अच्छा, द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, सो ठीक है, हाइट ऑब्जेक्ट है, क्या ही करना उससे अपने को, आपके पास लेंथ ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो इस प्रकार से आपका इसका पहला इमेज बन गया एक। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपने मिरर को लेफ्ट साइड मूव किया है बाय 4 सेंटीमीटर। तो मिरर का नया पोजीशन क्या हो गया? मिरर का नया पोजीशन इधर हो गया है। अगर आपने मिरर को 4 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, आपने मिरर को 4 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया है, तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का नया दूरी कितना है? नया दूरी हो गया है आपको 12 सेंटीमीटर माइनस 4, यानी कि सर 8 सेंटीमीटर। तो सर अगर अब ये आपका मिरर का नया पोजीशन है, अगर मिरर से आगे ऑब्जेक्ट 8 है, तो अब नया इमेज भी मिरर से 8 पीछे होना चाहिए, राइट? यानी कि आपको जो अब नया इमेज बना होगा, राइट, इसको बोल दो पहला इमेज, इसको बोल दो दूसरा इमेज, इस मिरर से पीछे 8 होना चाहिए। ये ऑलरेडी 4 है, यानी कि सर यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको कितनी रही होगी? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले ये इमेज यहां था, पहले इस वाले मिरर से, मिरर के पहले पोजीशन से, राइट, इमेज जो था वो 12 सेंटीमीटर दूर था। मिरर के पहले पोजीशन से नया इमेज 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इमेज कितना लेफ्ट साइड भागा? 12 माइनस 4 बोले तो 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? The distance by which the position of image would be shifted will be 8 centimeter towards the mirror. मिरर लेफ्ट साइड है ना, तो इमेज भी तो लेफ्ट साइड भागा, अवे नहीं कर देना, टुवर्ड्स द मिरर आपको भागा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं यहां पे हम लोग। आपके पास यहाँ पे दो लेंस हमको दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का। इस वाले लेंस का फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है और इस वाले लेंस का फोकल लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम ऑफ 2 लेंसेस। तो फाइनली जो इमेज बना होगा और इस ऑब्जेक्ट से दूरी क्या है हमको पूछ रहा है। सबसे पहले वाले लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, तो पहले वाले लेंस से ऑब्जेक्ट दूरी क्या लिखोगे? -6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या लिखोगे? f1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो सर इमेज कहां बना होगा? पहले वाले से इमेज कहां बना होगा? v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, -6 इंटू 24 डिवाइडेड बाई -6 प्लस 24। तो सर ये अपने को हो जाएगा माइनस, दिस इज इक्वल टू योर -6 इंटू 24, ये अपने को हो रहा है 18। तो यहां से अपने को दिख रहा है ये 6 और ये दिख रहा है अपने को 8, यानी कि सर इमेज जो बना ना वो -8 सेंटीमीटर बना। इमेज लेफ्ट साइड ही बन रहा है। व्हाट डज दिस मीन? रे ऐसे गया होगा, ठीक है, रे ऐसे गया, हल्का सा ऐसे हुआ, यानी कि अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचो, आप इसको हल्का सा बेसिकली पीछे की तरफ ऐसे खींच सकते थे, समझ रहे हो? यहां पे आपको इमेज बना पहला वाला, लेंस से कितनी दूरी पे है? 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। माइनस का मतलब यही ना कि लेफ्ट साइड ही बन गया इमेज। ठीक बात है सर। अच्छा, अब L2 को
L2 वाले लेंस को तो लग रहा है ना कि ये जो रे आ रही है ये रे I1 से आ रही है, तो अब I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2। I1 इसकी दूरी कितनी है L2 लेंस से? 8 सेंटीमीटर प्लस 10 18। तो अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है आपको 9 सेंटीमीटर। हालांकि सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इस L2 लेंस के लिए ये I1 पोजीशन तो 2f के बराबर है। अगर फोकल लेंथ 9 है तो 2f 18 हो जाता, यही तो है 18। इसका मतलब इमेज पक्का आपको राइट साइड बनेगा 18 सेंटीमीटर पे, है ना। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। तो सर यहाँ पे अपना बना होगा फाइनल इमेज इस वाले लेंस से कितना दूरी पे है? 2f यानी कि 18 सेंटीमीटर पे। दिस इज योर प्लस 18 सेंटीमीटर। हमें आंसर करना है सर I2 और O के बीच की दूरी कितनी है। तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 6 यानी कि 28 प्लस 6 34, 34 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ डेंसर रेयरर इंटरफेस इज 45 डिग्रीज। द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज दिस मच। द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज हाउ मच। सो आई होप आप समझ गए कि सवाल क्या आपसे कह रहा है। आपका रे जब डेंसर से रेयरर में जा रहा होता है तो क्रिटिकल एंगल की बात की जा रही है, यानी कि रे रिफ्रैक्ट हुआ लेकिन नॉर्मल के साथ 90 डिग्रीज एंगल बना लिया। तो क्रिटिकल एंगल हमसे कहता है कि सर ये 45 डिग्री है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ठीक बात है सर। स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयरर मीडियम इज इतना, तो ये वाला रेयरर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इतना कह रहा है। सो बेसिकली ये आपको एयर है इसका मतलब। ठीक बात है सर। तो अगर हम यहाँ पे लगा दे स्नेल्स लॉ तो आपको दिखाई देगा कि सर N2 इंटू साइन 45 दैट इज नथिंग बट योर 1/√2 इज इक्वल टू N1 इंटू साइन 90 विच इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ। अब सर N2 क्या होता है? N2 आपको होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और हमसे वही पूछ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम हमसे पूछ रहा है प्रश्न में, सवाल में। सो यहां से हमको दिख रहा है कि सर V2 इज इक्वल टू 3/√2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8। देखिए बेटर रहेगा कि आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो ऊपर √2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करते तो √2 2 हो जाता है कि नहीं। सर ये आपको हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई √2 क्या है 1.4 इंटू 10 to the power 8। तो अपने को तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन है ना, काफी दूर दूर तो दिख ही रहे हैं, तो 10 to the power 8 तो होगा ही। 1.5 इंटू 1.4 करोगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो आपको सबसे क्लोजेस्ट आंसर आपका निकल के आने वाला है। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस ऑफ कर्वेचर of each surface of a convex lens having refractive index 1.8 is 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है इस प्रकार से, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी R है और ये भी R है, और ये R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस का हमको देता है कि सर ये 1.8 है। तो सर अभी जो इसका फोकल लेंथ है यानी कि 1/f1 इज इक्वल टू म्यू -1 और अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, तो 1.8 -1। यहां पे आप जब लिखोगे ना 1/r माइनस, ये वाला r तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये वाला r नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो -1/-r आता, सो बेसिकली प्लस हो जाता ना। तो घूम फिर के क्या बचेगा 2/r, इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आपको हो रहा है 1/f1 is equal to, this is your 0.8, so 0.8 multiplied by 2/r। ठीक है। अच्छा, the lens is now immersed in a liquid of refractive index 1.5। तो भैया अब अगर सराउंडिंग में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ जाता है तो अब जो आपके सिस्टम का फोकल लेंथ होगा 1/f2 इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन दिस वन, यानी कि सर 1.8 अपॉन 1.5 माइनस 1, फिर से 1/r1 माइनस 1/r2, तो वो तो यही रहेगा, वो तो सर दोबारा से 2/r ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा किया तो ये आपको हो जाएगा 0.3/1.5 यानी कि सर 1/5, दैट इज योर
0.2. So let it be 1/5 multiplied by 2/r, equation number 2. The ratio of power of lenses in air to its power in the liquid will be how much? So देखिए 1/f ही आपका पावर है, 1/f ही आपका पावर है यहाँ पे, तो हमसे पावर का रेशियो पूछ रहा है, तो चुपचाप से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो ना, तो आपको जो आंसर चाहिए ना वो आपको डिविजन से आएगा. सो दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो 2/r आपको मर जाएगा. 0.8 अपॉन 1/5, यानी कि 5 ऊपर गया तो ये आपको बेसिकली 4 बन गया, तो 4:1, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी है? 4 है. ठीक है, चलिए और देखते हैं, और हमसे क्या पूछा गया. When one light ray is reflected from a plane mirror with 30-degree angle of reflection, the angle of deviation of the ray after reflection is what? So a very very simple question. आपको basically angle of deviation पूछ रहे. कई बच्चों को तो इसका फॉर्मूला ही रटा हुआ होता है, 180 माइनस 2i. तो ध्यान से देखिए, ये आपको नॉर्मल बना दिया है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे ऐसे आई और रे ऐसे चली गई. ठीक बात है. हमसे कहता है कि भैया जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो 30 डिग्री है, तो भैया जब ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री रहा होगा. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? रे, ये इंसिडेंट रे था, तो रे की चाहत थी इधर जाने की, लेकिन रे चला गया इधर, तो इतने एंगल से रे डेविएट किया है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा कितना होगा? 180 माइनस 60. सो बेसिकली 180 माइनस, अगर इसको आप आई बोलते हो ना तो 180 माइनस 2i हो जाता है फॉर्मूला. सो 180 माइनस 60, यानी कि सर 120 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ओके. चलिए और देखते हैं और क्या है. आहा, ये भी आपको ठीक सवाल है थोड़ा सा. ना लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. सो यहाँ पे क्या बोलता है कि भैया आपके पास नीचे में थोड़ा सा ना वाटर लेवल है, लिक्विड लेवल है, जो भी है वो, एंड ऊपर में आपके पास यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर है, ये आपको प्लेन मिरर है. अच्छा सर, बॉटम से मिरर की जो दूरी है वो हमको दे रखी है, ये वाली दूरी हमको दे रखी है, ये सारे डायमेंशंस हमको सवाल में दे रखे हैं. दिस इज योर 50 सेंटीमीटर, दिस इज योर 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, एक यहां पे भी एक्सिस बना ही लो, जरूरत पड़ेगा. ठीक बात है. क्या बोल रहा है? इसका, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 4/3. A small bulb is placed at the bottom of the water tank. The distance of the image of the bulb formed by the mirror from the bottom of the tank is how much? So basically आप समझो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बना होगा, वो इमेज और बॉटम के बीच की दूरी क्या है? बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है. अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लेते हैं. ओहो, अगर इसको नीचे किया है तो इसको भी थोड़ा सा, या फिर हटाओ, ये रहने दो. अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट से जब आपको एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही होगी तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ये हल्का सा ऐसे बेंड करेगी. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ का फंडा लगेगा, यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ का फंडा लगेगा, तो मिरर को तो यही लगेगा ना कि ये जो रे है वो आपको, मिरर को क्या लगेगा? मिरर को लगेगा कि ये रे आपको बेसिकली यहां से आ रही है, ये रे आपको यहां से आ रही है. तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है अपैरेंट डेप्थ का, कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम लेटर से डी प्राइम कह देते हैं, सर ये डी प्राइम यानी कि अपैरेंट डेप्थ कितना है? ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ 8 सेंटीमीटर है. दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. तो d इज इक्वल टू 8. ये सारे सब कुछ मेंशन्ड है हमारे रे ऑप्टिक्स के वीडियो में, प्लीज कंप्लीट दैट प्लेलिस्ट. म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो 4 आपको नीचे है और 3 आपको ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 6 सेंटीमीटर. सर डी प्राइम आ गया 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सर आई की दूरी मिरर से कितनी हो गई है? समझिएगा मेरी बात को, आई की दूरी मिरर के साथ कितनी है? ओहो हो, डी प्राइम प्लस
दिस फेलो। सर ये 50 है, ये 8 है, यानी कि सर यहां से लेके यहां तक की दूरी 50 माइनस 8 बोले तो 42 सेंटीमीटर है। तो सर आई की दूरी मिरर से कितनी है, डी प्राइम प्लस 42, डी प्राइम 6 है, यानी सर ये हो जाएगा आपको 42 प्लस 6 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो सर आई की दूरी मिरर से 48 है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो मिरर ने जो इस आई का इमेज बनाया होगा, मिरर के ऊपर बनाया होगा, वो भी 48 सेंटीमीटर दूर। अब ऊपर जगह तो है नहीं, तो थोड़ा सा यहीं पे बना लो। तो मिरर पे जो मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बना, वो मिरर से आपको 48 सेंटीमीटर दूर है। हमको ये 48 में इंटरेस्ट नहीं है, इस I2 की दूरी इस बेस से कितनी है। सर ये 48 और ये 50, 50 प्लस 48 98। तो इस सवाल का जो जवाब है वो सर 98 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारा सवाल है ये, सब बढ़िया सवाल है। इवन ये भी आपको ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में तो बच्चा इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड, बढ़िया है। तो जनाब सवाल में आपसे कहता है कि आपके पास एक आइस क्यूब है एंड इस आइस क्यूब में एक बबल है, इस आइस क्यूब में एक बबल है, ये लो बबल, ये लो बना लिया बबल। ठीक बात है सर। अब थोड़ा सा एक एक्सिस भी बना लो, है ना, ऐसा। अच्छा, बबल की जो दूरी टॉप सरफेस से है वो भी हमको नहीं पता, बॉटम सरफेस से कितनी है वो भी हमको नहीं पता। बढ़िया है सर। एक बात हमको जरूर सवाल में कह रहा है कि when viewed from one side the apparent depth of the bubble is 12 centimeter, when viewed from opposite side the apparent distance of the bubble is observed as 4 centimeter। यानी अगर यहां से देखो तो बबल कहीं यहां प्रतीत होगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यहां से देखो, यहां से अगर आप देखो तो बबल जो एक्चुअली यहां है, हो सकता है आपको यहां प्रतीत हो, दैट इज योर 12 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ से देखने पे बबल का जो अपैरेंट पोजीशन है वो हमको प्रश्न में दे रखा है 12 और 4। इफ द साइड ऑफ द आइस क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, तो समझिएगा, मान लेते हैं सर इस बबल का इस सरफेस से दूरी x1 है और बॉटम सरफेस से दूरी x2 है। तो हमको ये तो पता है ना सवाल में कि सर x1 प्लस x2 ही आपका साइड लेंथ है, यानी कि 24 सेंटीमीटर। अच्छा सर अगर यहां से देखो, यहां से कोई ऑब्जर्वर देखे तो उसको बबल लेटर से यहां दिख रहा है एंड दिस इज योर अपैरेंट डेप्थ। लेटर से ये वाला चीज आपको 4 सेंटीमीटर है। तो सर हमने सीखा ना अभी, अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू हाउ मच, एक्चुअल डेप्थ कितना है, x1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मान लेते हैं सर वो म्यू है, यानी कि सर x1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू म्यू। तो यहां लिखो 4 इंटू म्यू प्लस, अब बात करते हैं इधर वाले ऑब्जर्वर की। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से चीजों को देख रहा है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से चीजों को देख रहा है, तो ये एक्चुअल पोजीशन था बबल का, तो उसको बबल कहीं यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है उसको बबल का अपैरेंट पोजीशन क्या दिखा, 12 सेंटीमीटर दिखा, 12 सेंटीमीटर दिखा। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया है, 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्चुअल पोजीशन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एक्चुअल पोजीशन इज 12 इंटू म्यू। तो x2 की जगह लिखो 12 इंटू म्यू एंड दिस इज इक्वल टू 24। सो यहां से क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू 24 अपॉन 16। तो सर ये आपको हो जाएगा 8.2, ये आपको हो जाएगा 8.3, यानी कि सर 3/2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है भाई, समझ रहे हो, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Two convex lenses of focal length 20 centimeter each are placed coaxially with a separation of 60 centimeter between them. So यहाँ पे एक मस्त एक्सिस बना लीजिए, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, इनके बीच का सेपरेशन हमको कहता है 60 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ दोनों का ही 20 सेंटीमीटर है। अच्छा सर, फिर हमसे बोलता है द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज एट डैश सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पहले लेंस पे
पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल कराओ। भैया जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। यानी कि सर पहले का रिफ्रैक्शन की वजह से रे यहाँ पे आके कन्वर्ज की, सर यहाँ पे बना आपको पहला इमेज इस वाले लेंस की वजह से, जो कि बेसिकली इस लेंस से कितनी दूरी पे हो गया है? फोकस ही तो है। यानी कि सर ये दूरी 20 सेंटीमीटर ही रही होगी। अब ये जो I1 है इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। क्यों? क्योंकि ये रे आपको अभी तो और आगे जाएगी, ये रे अभी आपको और आगे जा रही थी और आगे जा रही थी, इस प्रकार से। समझ में आई मेरी बात? है ना? तो अभी आपको और यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होना बाकी है, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा काम करो, इसको जबरदस्ती अपने को अगर यहाँ मिलाना है ना, एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा डायग्राम को ठीक करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? ऐसा कर लो, बढ़िया है। देखिएगा तो ये ले लीजिए आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आपको बेसिकली 20 सेंटीमीटर है। यानी कि सर दिस I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो ये दूरी अब कितना है? 40 सेंटीमीटर, राइट? ये 40 सेंटीमीटर है। इस वाले लेंस का फोकल लेंथ भी 20 है, यानी कि ये 40 इज नथिंग बट 2f। इस वाले लेंस के लिए ये I1 का पोजीशन तो 2f पे है, और अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही होगा, राइट साइड। ये आपको इस प्रकार से कन्वर्ज कर गया होगा, और ये वाली चीज़ भी क्या रही होगी? 2f ही रही होगी। दैट इज़ योर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको फाइनल इमेज बन गया होगा। तो सर I2 की दूरी पहले लेंस से कितनी है? 40 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी कि सर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हमें इस वाले प्रश्न में। अब ये जो फॉर्मेट है ये बहुत टाइम बाद आपको देखने के लिए मिला है। 2020 के PYQ में आपको प्रोबेबली ये देखने के लिए मिला होगा, उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे आपको मल्टी लेयर लिक्विड रखी हुई है। हालांकि ये इसका डायरेक्ट जो इस्तेमाल होने वाला इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो भी हमारे रिविजन वीडियो में आपको मेंशन्ड है। हमसे कहता है कि द वेसल ऑफ डेप्थ D इज हाफ फिल्ड विथ ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 and the other half is filled with water of refractive index N2। ऑफ कोर्स आपको जनरली हम ऐसा जानते हैं कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि आपको बेसिकली ऑयल जो है वो डेंसर मीडियम नहीं है, वो लाइटर है, ऑयल फ्लोट कर रहा होता है। तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना हो गया है? N1, दिस फेलो इज योर N1, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। हालांकि दोनों लेयर का जो आपको थिकनेस है वो d/2 है, क्योंकि हमसे कहता है कि आधा आधा फिल्ड किया हुआ है ना, हाफ फिल्ड। सो ये वाला चीज भी d/2 होगा, और ये भी d/2 है, क्योंकि टोटल डेप्थ आपको d था। अच्छा सर, बढ़िया है। द अपैरेंट डेप्थ ऑफ दिस वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव विल बी हाउ मच? तो सर इसका जो बेस है, अगर कोई ऊपर से देखे, अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से आपको ऑब्जर्व करे, तो उसको ये बेस कहाँ पे दिखाई देगा? अपैरेंट डेप्थ कितनी है? सो बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से जो अपैरेंट डेप्थ है वो अपने को लिखना है, इसका अपैरेंट डेप्थ प्लस इसका अपैरेंट डेप्थ। तो सर जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू योर d/2 एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल था। तो d/2 मल्टीप्लाइड बाई, और रादर N1 N2 आप एलसीएम लेते तो ऊपर आ जाता N1 प्लस N2, और नीचे अपने को हो जाएगा N1 N2। सो दिस बिकम्स विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। सो 15 का 2 नंबर सही जवाब है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने को इस प्रकार से लगाना है एंड यू विल गेट दी फाइनल रिजल्ट। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब आपको, और ये वैरायटी जेईई मेंस में आज तक इससे पहले नहीं देखे गया है। जेईई मेंस की अगर हम बातचीत करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस वैरायटी हैज एवर कम। अपैरेंट डेप्थ का तो सवाल आता ही है, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन भी है। अ फिश इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड। सो बेसिकली फिश आपको पानी में ही पाई जाती है, तो ये आपको बेसिकली फिश है, ये आपको फिश है, और यहां पे आसमान में आपको कोई बर्ड वर्ड है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि फिश ऊपर की तरफ भाग रही है और ये बर्ड नीचे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक ऐसा मोमेंट है जब आपने जब डिस्टेंसेस लिया, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि बर्ड का डिस्टेंस
इस लेयर से कितना है वो आपने मेजर किया, और मछली की डिस्टेंस इस लेयर से कितनी है वो आपने मेजर किया। मान लीजिए कि सर ये वाली चीज x है और ये वाली चीज सर y है। These are the actual separation from this, layer, from this interface. Fish is rising with a speed of 8 meters per second. मछली का ऊपर जाने का जो एक्चुअल स्पीड है वो 8 है। जब ये fish observes that a bird is diving vertically downwards towards the fish with the velocity of 12. तो ये जो देखिए ये वाली जो स्पीड है ना 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये तो फिश की एक्चुअल स्पीड है। ये जो स्पीड हम लोग यहां लिखे 12 मीटर्स पर सेकेंड, क्या ये बर्ड की एक्चुअल स्पीड है? नहीं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड मेजर्ड बाय द फिश। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड मेजर्ड बाय द फिश। ये जो है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ फिश। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। ठीक है। अच्छा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है n इज इक्वल टू 4/3। देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड क्या है? तो बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है जिससे वो नीचे की तरफ जा रहा है? अच्छा सर, देखो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो ना, फिश को पहली बात तो ये बर्ड x दूरी पे दिखता भी नहीं है। x तो बर्ड का एक्चुअल दूरी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे अपेरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे अपेरेंट डेप्थ है वैसे अपेरेंट हाइट है। बर्ड से अगर एक रे तुम ऐसे निकालोगे, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ये रे आपको कुछ इस प्रकार से बेंड किया होगा। तो ये इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना, तो मछली को लगेगा कि ये बर्ड एक्चुअली में यहां पे है। सो सबसे पहले तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि फिश के रेस्पेक्ट में मछली का, फिश से मछली की दूरी क्या है जो मछली को लग रही है। अगर उसको आपने बोल दिया है लेटस से r, अगर आपने उसको बोल दिया है, फिश को लगा कि जो बर्ड है वो बेसिकली यहां है, फिश को लगेगा कि बर्ड बेसिकली यहां है, जैसा कि अभी हमने आपको रे डायग्राम में दिखाया। तो हम आपको कह रहे हैं कि ये दूरी को हमने बोल दिया है r, इसको हमने बोल दिया है r। सर ये r कितना है? ये वाला दूरी प्लस x है ना, x है एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड, राइट। तो सर ये वाली चीज कितनी होगी? x मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज योर 4/3। बर्ड से पूछोगे कि मछली का पैरेंट डेप्थ क्या है, तो वो कुछ यहां पे होती थी, यानी कि सर y एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस केस में बात करोगे सर, अगर ये वाली चीज x थी तो ये वाली चीज आपको होगी x इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रे डायग्राम से आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो हाइट होगी, ये जो होगी वो x से ज्यादा होनी चाहिए। तो भैया x में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करने से वो आएगा, डिवाइड करोगे तब तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने से आएगा, राइट। अच्छा, तो ये हुआ है r क्या है? मछली को बर्ड कहां दिख रहा है। अब अगर तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो dr/dt इज इक्वल टू dy/dt प्लस योर 4/3 dx/dt। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज dr/dt? एट द एंड ऑफ द डे मछली और बर्ड के बीच में जो ये दूरी r है, जो कि मछली को ऐसा लग रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिश, r एट द एंड ऑफ द डे तो डिक्रीज ही हो रहा है। बेसिकली ये dr/dt ही तो है 12 मीटर्स पर सेकेंड, समझ रहे हो? दिस r इज द डिस्टेंस ऑफ द ईगल एज सीन बाय द फिश। तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। तो क्या +12 पुट करोगे? नहीं, -12, क्योंकि r एट द एंड ऑफ द डे डिक्रीज हो रहा है। तो dr/dt आपको एक नेगेटिव टर्म है, तो -12। dy/dt भैया इंटरफेस से ये जो दूरी है वो भी तो घट रहा है क्योंकि मछली ऊपर जा रहा है, तो dy/dt भी नेगेटिव है, तो ये -8 पुट करोगे प्लस 4/3। सर dx/dt क्या है? सर dx/dt ही तो होगा बर्ड का अपना खुद का वेलोसिटी। तो सर अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो -12 + 8 यानी कि -4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू बर्ड की वेलोसिटी, यानी कि सर देखिए बर्ड की वेलोसिटी निकल के आ रही है -3 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस आनी भी चाहिए क्योंकि जब ये बर्ड नीचे जा रहा है तो x आपको घट तो रहा था, तो सर v भी -3 मीटर्स पर सेकेंड है। तो हम इसको मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 3 इज द करेक्ट
आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल है भाई। ये सब क्या है कि थोड़ा सा अचानक से रे ऑप्टिक्स में क्वालिटी बढ़ा दिया। A biconvex lens of focal length 10 centimeter is cut in two identical parts along a plane perpendicular to the principal axis. So basically ये इस प्रकार से आपको लेंस था, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने इसको इक्वल पार्ट में कट किया ऐसा। तो आपके पास बेसिकली दो, पहले तो ये एक सिंगल लेंस था, अब लेकिन दो लेंस हो जाएगा, एक इधर वाला और एक उधर वाला। समझ रहे हो? आपने अगर कट्टम कुट्टी कर दिया तो आपके पास अगर आधा लेंस बनाए तो ये शेप बचा। अब पहले फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, राइट? बाई कन्वेक्स से पहले फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सर इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसकी फोकल लेंथ की बात करेंगे तो सर 1/10 इज इक्वल टू जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसका n, या फिर म्यू माइनस 1/r, माइनस माइनस प्लस आ जाता था तो 1/r, तो 2/r हो जाता था। इस वाले की बात कर रहे हैं, राइट? इस वाले की बात करोगे तो सर ये तो r है, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। सर इसकी फोकल लेंथ की बात करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो सर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सिंपली 1/r। सर ये वाली वैल्यू तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, इस 2 को अगर लेफ्ट साइड ले जाए तो 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r। यानी ये टर्म जो है सर 1/20 के बराबर था, तो यहाँ पे लिखा 1/20। यानी कि अब जो सर नई वाली फोकल लेंथ है ना, नई वाली जो फोकल लेंथ है दैट इज योर 20 सेंटीमीटर। द पावर, अच्छा पावर पूछा, द पावर ऑफ ईच लेंस आफ्टर कट, तो पावर निकाल दो, उसमें क्या दिक्कत है? पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, लेकिन तब फोकल लेंथ पावर निकालना है तो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में नहीं मीटर में पुट करो। 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ऊपर 100 चला गया, दिस इज योर 5 डायोप्टर। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। तो सर यहां पे भी एकदम डायरेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा तो किया है इसमें काम। अच्छा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड इन एन इक्विलैटरल हॉलो प्रिज्म, ओहो हो, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स है। सर आपके पास एक प्रिज्म है, अंदर से खोखला है और उस खोखलेपन को आपने भर दिया है एक लिक्विड से, है ना? तो बेसिकली प्रिज्म ही तो बनाना था, झूठ मूठ का इतना कहानी कर दिया। सो घुमा फिरा के आपको एक प्रिज्म ही दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को कहता है कि √2 है, लेकिन इक्विलैटरल प्रिज्म है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। The angle of minimum deviation for the liquid will be how much? Minimum deviation, डेल्टा मिनिमम चाहिए। मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब बराबर होता है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। समझिएगा, यहां पे देखिए, चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अपने क्या है कि इसको समझ लेते हैं। इस प्रकार से आपका चित्र बनता है, ठीक है? यहां पे भी इस प्रकार से आपका चित्र बन रहा होता है। ये वाली आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आई के बराबर होगा, और ये दोनों एंगल भी फिर आपको बराबर हो जाते हैं, R1 R2 भी। सर R1 प्लस R2 आपको A के बराबर होता था, तो R प्लस R A के बराबर है, तो R हो जाएगा A/2 के बराबर, और A कितना है? 60, यानी सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्रीज है। तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो स्नेल्स लॉ से, तो 1 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो μ1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ आर, यानी कि साइन 30 डिग्री, जो कि है 1/2। तो सर यहां से दिखा कि आई की वैल्यू है 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता था I प्लस E माइनस A। मिनिमम के केस में I और E बराबर है, यानी कि दिस इज योर 2I माइनस A। तो 2I का मतलब है 90 डिग्री और A का मतलब है 60 डिग्री। तो सर दिस बिकम्स योर 30 डिग्री। दिस इज योर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज योर 30 डिग्रीज। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।